गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए सब जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। आ जाइए जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। वेट किया जा रहा है सभी का। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। 1 मिनट राह देखेंगे सभी की। ओके। आ जाइए जल्दी जल्दी। सभी का वेट किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। करें स्टार्ट क्लास बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है। आ जाइए जल्दी जल्दी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभी क्लास हमारी। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर। ठीक है। हमें इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हुई है उनका डिस्कशन हम आज करेंगे। ठीक है। क्लास के बाद मैं पीडीएफ तुरंत सेंड कर दूंगा आज। ठीक है। जैसे ही क्लास होती है उसी के बाद आपको करंट अफेयर ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। और तो फिर चले स्टार्ट करें हम बच्चों। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो ठीक है, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी कोचिंग बाय सौरभ सर। हमारी ये करंट अफेयर की क्लास फर्स्ट है, वीकली करंट अफेयर की। ठीक है। और जो कल मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था या नॉर्थ अमेरिका का, मैंने तो आप उसका रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। हम मंडे को फिर से एक बार अच्छे तरीके से उसे प्रॉपर तरीके से चालू करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, टेस्ट ली जाएगी। मुझे 15 आउट ऑफ 15 चाहिए। तो चलिए ठीक है, एक क्लास कल का ओवरलुक हो गया। आज हम चलेंगे हमारे न्यूज पे। ठीक है। जो हमारी करंट अफेयर है, जो हमारे यूपीएससी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है। क्योंकि हमें प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम यहाँ हर वो टॉपिक कवर करेंगे जो हमारा प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि हमें ऐसी चीजें पढ़नी है जो हमें एग्जाम क्लियर करा सके। हमें ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है जिससे हम सिर्फ इंटरेस्ट ले, एंटरटेनमेंट ले। ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ इस वीक में, जो जो इम्पोर्टेंट हुआ है। ठीक है। तो चलिए हम अभी हमारे क्लास पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है। तो ये रही हमारी स्लाइड, सेकंड स्लाइड। ओके, तो आज हम किसके बारे में बात करने हैं? आज हम एमएसपी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इस एमएससी से रिलेटेड मैं आपको कुछ करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा कि इस हफ्ते क्या कुछ हुआ है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे करंट अफेयर पे। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको नोट करते जाइए या फिर सुनते जाइए, क्योंकि मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो आप उसमें से नोट्स निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-2025 सीजन के दौरान उगाई जाने वाली सभी 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। ठीक है। ये आज का हमारे करंट अफेयर का विषय है कि जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने ये 2024 और 2025 में के दौरान जो भी उगाई जाने वाली 14 खरीफ फसलें हैं। ठीक है। ये हम क्लास में पढ़ेंगे कौन सी फसलें हैं, 14 खरीफ फसलें। उसके लिए जो एमएसपी होता है उसमें वृद्धि के लिए मंजूरी दी है। ठीक है। तो उससे संबंधित जानकारी क्या है हम अभी डिटेल में जानेंगे। यह किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो सुनिश्चित करता है कि उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। मतलब क्या होता है ना कि अगर अभी किसानों ने जो खरीफ फसलें उगाई है, ठीक है, तो वो अगर लार्ज अमाउंट में होती है तो उनका ना वैल्यू गिर जाता है। ठीक है। तो उससे किसानों को नुकसान होता है। तो सरकार ने क्या किया, जो एक एमएसपी लाई है, इनके जो भी 14 खरीफ फसल है उनको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी। जिससे क्या होगा, मार्केट में अगर उस चीज की प्राइस भी कम होती है लेकिन सरकार जो है उसी प्राइस पर किसानों से फसलें खरीदेगी। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए अनुशासित की गई है, जिसके बाद तिलहन और तुअर अरहर का स्थान है। ठीक है। किसानों को पिछले सीजन की तुलना में लगभग 35 करोड़ रुपए अधिक मिलने की संभावना है। मतलब इस बार जो वृद्धि हुई है 2024 और 2025 के सीजन के दौरान 14 खरीफ फसलों में,
वो कितनी है लगभग इस बार 35,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अधिक 35,000 करोड़ रुपए अधिक मिलने की इनको संभावना है। ठीक है, विपणन सीजन 2024-2025 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018 और 2019 की घोषणा के अनुरूप है, जिसके जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत में कम से कम 1.5 गुना स्तर पर तय करने की घोषणा की गई है। ठीक है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे अभी। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह बढ़ोतरी सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिससे यह सुनिश्चित की जाएगा किया जा सके कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य मिले। मतलब किसान जो अपनी लागत मूल्य लगाता है, ठीक है, एक मिनट, किसान जो अपनी मूल्य लागत लगाता है उसमें कम से कम उसे 50% उससे ज्यादा मुनाफा मिल सके। ठीक है, जो लागत लगाता है अपनी खेती में एक किसान, उससे कम से कम 50% ज्यादा उसे उत्पादन की लागत से वो मिल सके। ठीक है, हालांकि वर्तमान में केवल बाजरा 77%, अरहर अरहर दाल 59%, मक्का 54% और काले चने 52% की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाती है। मतलब क्या कह रहा है, जो वर्तमान में है बाजरा, अरहर दाल, मक्का, काले चने, यही एमएसपी के लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं फिलहाल में। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, जो मैंने बताया था उसी को मैं अभी बता रहा हूँ डिटेल में। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों को भरपूर उत्पादन के समय या बम्पर उत्पादन के दौरान कीमतों में गिरावट से बचने के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। यह फसलों के लिए गारंटीकृत न्यूनतम मजदूरी के समान है। वही कहा था मैंने कि अगर लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, ठीक है, तो सरकार ऐसी कीमत एक तय कर लेती है जिससे कीमतों में गिरावट होने से भी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उन्हें उनकी सही कीमत मिल जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसे सीपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। मूल्य सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, जी इंग्लिश इंग्लिश में भी बताऊंगा मैं, ठीक है, वेट कीजिए आप, इसके बाद इंग्लिश की भी स्लाइड आएगी। मैं दोनों के लिए कंटेंट लेके आया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हाँ, तो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा वेट कीजिए, सभी 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 के लिए मैं सोच के आया हूँ। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशी के आधार पर भारत सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। सरकार 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल होती है। ठीक है, ये हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में। जब ये पोर्शन आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से आपको डिटेल में, लेकिन हम अभी ये हमारा करंट अफेयर में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जो सरकार जो है 22 फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो 14 खरीफ फसलें होती है, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें होती है। ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, गन्ने के लिए एक अलग एफआरपी उचित एवं लाभकारी लाभकारी मूल्य, जिसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में उत्पादन लागत का अधिक व्यापक मान होना है। ठीक है, ये 22 फसलों में गन्ना नहीं आता है। ठीक है, गन्ने के लिए अलग एमएसपी तय की जाती है जिसे हम एफआरपी कहते हैं। ठीक है, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना कैसे की जाती है हम जानेंगे अभी। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय सरकार विभिन्न कारकों पर विचार करती है। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित जिसमें निम्नलिखित शामिल है, जिसे हम दो तरीके से देखते हैं, ए टू लागत, ए टू प्लस एफ एल लागत। ठीक है, तो हम ए टू लागत क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। इसमें किसान द्वारा किए जाने वाले सभी खर्च शामिल होते हैं, जैसे बीज और उर्वरक। मतलब जो किसान अपने अपने खेती करने के लिए जो खर्च करता है, ठीक है, जैसे बीज लेता है, उर्वरक लेता है, या फिर उसे कोई श्रम लगता है, तो ठीक है, ये खर्च ए टू लागत में आते हैं। ठीक है, उसी के साथ ए टू प्लस एफ एल लागत किसमें आता है, इसमें किसान परिवार के श्रम का मूल्य ए टू लागत में जोड़ा जाता है। जैसे अगर एक किसान परिवार है, ठीक है,
उन्हें बाहर से श्रम बुलाने की गरज नहीं है। एक किसान परिवार ही उस श्रम को उस काम को कर रहा है, ठीक है। उसे हम उस श्रम का जो मूल्य होता है उसे हम ए टू लागत कहते हैं, ठीक है। C2 लागत किसे कहा जाता है? C2 लागत सबसे व्यापक लागत होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, A2 प्लस FL पट्टे पर दी गई भूमि का लगान या भूमि कर और निवेश पर ब्याज शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्वामीनाथन आयोग और किसान राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। 2000 स्वामीनाथन आयोग या किसान राष्ट्रीय किसान आयोग ने 2004 में सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारित औसत COP कॉस्ट ऑफ प्राइस से कम 50% अधिक होना चाहिए, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। जो उत्पादन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, कम से कम 50% अधिक होना चाहिए, जिससे वह C2 लागत के रूप में संदर्भित करता है, ताकि किसानों को उचित लाभ सुनिश्चित किया जा सके। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है, ठीक है। जो सरकार है वो जो स्वामीनाथन आयोग की एक सिफारिश थी उस पर काम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। The Union Cabinet approved the increase in the minimum support prices, that's called MSP, for all 14 Kharif crop grown during the 2024 and 25 season. More on news. This is a good news for farmer because MSP act as safety net, ensuring they get a fair price for their crop. Okay, then the highest absolute increase in MSP over the previous year has been recommended for oilseeds and pulses, with Niger seeds follow by sesame and tuar arhar. Okay, then farmer can expect to receive around rupees 35,000 crore more than the last season. Okay, the increase in MSP for Kharif crop of marketing season 2024 and 25 is in line with the Union Budget 2018 and 19 announcement of fixing the MSP at level of at least 1.5 time, okay, of all India weightage average cost of production. Then this MSP hike is a part of government plan to ensure farmer get a at least 50% more than the production cost, okay. Then currently only bajra is 77%, arhar dal 59%, maize 54%, and black gram 52% have MSP to reach this target. And what is minimum support price? Minimum support price is a minimum price set by government to protect farmer from price drop during time of plenty bumper production year. It's like guarantee minimum wage of crops. Okay. Then the MSP is announcement by the government of India at the beginning of the sowing season for certain crop of the basis on recommendation on the Commission for Agriculture cost and price. Okay, the government announcement MSP for 22 crops. Okay, the government has announced MSP only for 22 crops that include 14 kharif, 6 rabi, and 2 commercial crop. Okay, but sugarcane has separate FRP that's called fair and remunerative price. Okay, which aim to be a more comprehensive measure of a production cost compared to MSP. How MSP is calculated? I will teach you how MSP is calculated. The government consider various factors when deciding MSP, including A2 cost. What is A2 cost? I will tell you. This cover all expenses of a farmer, ensure like seeds, fertilizer, labor, and etc. Okay. Then A2 plus FL cost. What is A2 plus FL cost? This add the value of this this add the value of farmer family's labor to A2 cost. Then we study C2 cost. What is C2 cost? This almost comprehensive cost including A2 plus FL, rent for lease land, okay, and interest of investment, okay. Then the Swaminathan Commission and National Commission on Farmer 2024 he recommended that the MSP should at least to be 50% more than the weightage average of
COP means cost of production. Okay, then which it refer at a cost of C2 cost ensure farmer earn a decent profit. The government is working forward achievement goal. Okay, this government is working on toward for achieving this goal. आफ्टर दैट उसके बाद हम देखेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों के लिए कि NFIES को मंजूरी दी गई है। तो NFIES क्या होता है? हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये क्या होती है हम उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एन NFIES कहा जाता है। ओके, इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानेंगे। इस योजना का उद्देश्य है देश भर में अधिक से अधिक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के अलावा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना करना। ठीक है, मतलब फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला तो स्थापित करना है, उसी के उसके अलावा भी फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय के परिसरों में भी स्थापन करना है ये। ठीक है, उसी के साथ राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विद्यालय दिल्ली में मौजूदा बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना भी है। इसी के साथ यह एक क्षेत्र की योजना है जिसका वित्तीय परिव्यय वर्ष 2024-2025 से वर्ष 2028-2029 तक की अवधि के लिए 2,254 करोड़ रुपए है। ठीक है, कैबिनेट का यह फैसला गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर आया है। ठीक है, ये जो फैसला है, ये जो स्कीम को मंजूरी दी गई है, कैबिनेट के फैसला ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर आया है। ठीक है, इस केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान गृह मंत्रालय अपनी बजट से करेगा। इसका बजट गृह मंत्रालय अपने बजट से करेगा। ठीक है, उसी के साथ मंत्रिमंडल ने इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को मंजूरी दी है। देश में विभिन्न फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना, उसी के साथ देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दिल्ली परिसर में मौजूद बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना, देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ यह योजना जो है प्रशिक्षित फॉरेंसिक जनशक्ति की कमी को दूर करेगा। ठीक है, जो प्रशिक्षित फॉरेंसिक जनशक्ति की कमी को यह दूर करने वाला है। उसी के साथ जो फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं पर मामले और बोझ लंबित मामलों को ये कम करेगी। उसी के साथ 90% से अधिक उच्च दोष सिद्धि दर सुनिश्चित करने में भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप में यह कार्य करेगी। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वालों स्टूडेंट के लिए बताता हूं मैं कि NFIES होता क्या है। ठीक है, NFIES यह होता है कि उसके पहले उसका फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। इसे कहते हैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। ओके, देन वी स्टडी द यूनियन कैबिनेट वेडनेसडे अप्रूव नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। ओके, व्हाट इज द की हाईलाइट ऑफ दिस स्कीम? This scheme aimed to establish compose of a national forensic and science university across the country, apart from setting up more central forensic science laboratories and enhancing the existing infrastructure of NFSU Delhi. It is central sector scheme with financial outlay of rupees 2,254 crore for the period of 2024 to 25 to 2028 to 29. The cabinet decision came on proposal from Ministry of Home Affairs. Okay, the financial outlay of this central sector scheme will be provision by MHA, means Ministry of Home Affairs, from its budgets. Then the cabinet has approved the following component under the scheme. Okay, we see what is the component of under the scheme. Establish of campuses of national forensic science universities in the country. Established of central forensic science laboratory in the country. Enhancement of existing infrastructure of the Delhi campus of the NFSU. National Forensic Science University will be set up across 28 state and union territories. The scheme would address the shortage of forensic manpower, relative the
The case load pendency of forensic laboratories and align with the government of India goal of securing a high conviction rate more than 90%. Okay. uh, हाँ, आफ्टर दैट उसके बाद हम देखेंगे एनएचआई के बारे में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ओक्यू न्यूज में उसके बारे में हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मियाविकीय वृक्षारोपण का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित आवरण को बढ़ाएगा। ये दिख रहा होगा आपको, ये दो नेशनल हाईवे है, इसी के बाजू में मियाविकीय वृक्षारोपण का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग के जो किनारे है इसमें हरित आवरण को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसके मुख्य अंश के बारे में जानेंगे। एनएचआई का हरित राजमार्गों के हेतु क्या दृष्टिकोण, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग को हरी वनस्पतियों को आच्छादित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभिन्न राजमार्गों के समीपवर्ती भूखंडों पर मियावाकी वृक्षारोपण करके एक अनूठी पहल शुरू करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और आसपास के 35 एकड़ से अधिक भूमि निर्धारित की गई है। ठीक है। ये जो ये प्रोजेक्ट होने वाला है ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और उसके आसपास के 35 एकड़ के से अधिक भूमि निर्धारित की गई क्षेत्र के लिए। ठीक है। उसके बाद ये जो परियोजना है इसका महत्व क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। मियावाकी वनों का विकास एक लचीले पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में योगदान देगा। ठीक है। जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके उसमें जो उसको निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे जो हमारा पर्यावरण और स्थानीय समुदाय उनको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है। जो मियावाकी पद्धति का उपयोग करके हरित आवरण को बढ़ाने से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे रहने वाले नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि होगी। उन्हें अच्छा पर्यावरण मिलेगा। ठीक है। अगर उनके किनारों पे जो लोग रहते हैं जिनके घर है उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण में उनकी वृद्धि होगी, उन्हें एक क्या कहते हैं, उन्हें एक बेटर एयर मिलेगी। ठीक है। और तथा आवागमन के सौंदर्य और आनंद में सुधार होगा। मियावाकीय मियावाकी पद्धति का उपयोग करके हरित आवरण को बढ़ाने से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रहने वाले नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि होगी तथा आवागमन के सौंदर्य और आनंद में जो सुधार होगा। ठीक है। दिल्ली एनसीआर में मियावाकी बागानों की सफलता के आधार पर इस पद्धति को पूरे देश में दोहराया जाएगा। ठीक है। ये जो अभी जो परियोजना लाई गई ये एक ट्रायल एंड एरर है। ठीक है। ये फिलहाल दिल्ली एनसीआर मियावाकी बागानों को सफलता के आधार पर अगर ये सफल होती है तो इसे पूरे देश में दोहराया जाएगा। ठीक है। तो हम जानेंगे कि ये मियावाकी विधि की होती क्या है। ठीक है। मियावाकी विधि में विभिन्न देशी प्रजातियों को एक साथ लगाकर घने देसी जंगल तैयार करना शामिल है। ठीक है। ये एक ऐसी पद्धत है जिसमें जो विभिन्न देसी प्रजाति होती है उनको एक साथ मिलाकर घने और देसी जंगल तैयार किए जाते हैं। ठीक है। जापानी वनस्पति शास्त्र अकीरा मियावाकी के नाम पर बनी यह तकनीकी प्राकृतिक रूप में जंगलों की नकल करती है और तेजी से विकास और जैव विविधता को बढ़ाती है। ठीक है। जो ये मियावाकी विधि है ये जापानी वनस्पति शास्त्र अकीरा मियावाकी के नाम पर रखी है। ठीक है। बनी तकनीक के प्राकृतिक रूप में जंगल की नकल करती है, जंगल का निर्माण करती है, जैसे छोटे जंगल के रूप में एक विकास करती है उस एरिया का। ठीक है। तथा जो जैव विविधता वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी उसको बढ़ावा देती है। उसी के साथ इसकी प्रमुख विशेषता ये क्या है, जो देशी प्रजाति है जो स्थानिक जलवायु और मिट्टी की स्थिति में अनुकूल देसी पेड़ों और झाड़ियों को लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्च घनत्व मीन्स हाई डेंसिटी। ओके। पेड़ को एक दूसरे के आसपास लगाने से, एक मिनट, पेड़ को एक दूसरे के आसपास लगाए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप घना जंगल बनता है। ठीक है। ये जो प्रजातियां होती है इनके पेड़ होते हैं इनको आसपास लगाए जाते हैं ताकि जो जंगल है वो घना बन सके। ठीक है। बहुस्तरीय वनस्पति, इससे विभिन्न प्रकार की वनस्पति प्रजातियां शामिल होती है जो झाड़ियों से लेकर छत्र वृक्षों तक विभिन्न परतों में विकसित होती है। मियावाकी वृक्षारोपण के लाभ, अभी हम जानेंगे कि ये मियावाकी वृक्ष लगाने से हमें क्या क्या लाभ होता है। ठीक है। इसके लाभ जानेंगे। तीव्र वृद्धि, पेड़ पारंपरिक वृक्षारोपण की तुलना में अधिक 10 गुना तेजी से
बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो जो पेड़ होते हैं जो पारंपरिक वृद्धि से बढ़ते हैं, उनसे ये पेड़ लगाने से, ये विधि अपने लाने से ये 10 गुना तेजी से बढ़ेंगे। उच्च जैव विविधता, वनस्पति यह वनस्पतियों और जीव जंतुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समर्थन प्रदान करती है तथा स्थानीय जैव विविधता को बढ़ाती है। ये वहां की जो स्थानीय जैव विविधता है, उनकी विविधता को बढ़ाती है। ठीक है, ये ये इसकी विशेषता है। ठीक है, ये वृक्षारोपण के उसके लाभ बता रहे हैं हम। जो कार्बन पृथक्करण है, जो पारंपरिक अ, पुनर्विकरण है, ठीक है, पुनर्विकरण की तुलना में ये अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। ठीक है, जो एक नॉर्मल पेड़ होता है, ठीक है, वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करता है, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा या उससे अधिक तुलना में ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं, ये मियावाकी वृक्षारोपण। ठीक है, तथा मृदा में सुधार, मतलब जो वहां की मृदा उसमें सुधार होगा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ मृदा मृदा को कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध करता है, जिससे इसकी उर्वरता को जल धारण क्षमता में सुधार होता है। एक मिनट। हाँ, सॉरी। जो मियावाकी वृक्षारोपण से क्या लाभ होगा, जो वहां की मृदा है, ठीक है, वो कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, वो मृदा, उसकी उर्वरता और जल धारण जो क्षमता है उसमें सुधार होती है। शहरी शीतलन, यह शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, उसी के साथ हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताएंगे। NHI will increase green cover along the national highway using Miyawaki plantation. Okay, this is a road, and the outside of side of road, this plantation called Miyawaki plantation. Okay, the NHI vision for green highway. Uh, what is their vision? We see that to achieve that goal of covering national highway with green vegetation, National Highway of Authority of India under the Ministry of Road Transport and Highways, it sets to launch unique initiative by establishing Miyawaki plantation on land parcel adjacent to various highways. More than 53 acre of land around more than 53 acre of land in and around Delhi NCR have been designated for the for this purpose. Okay, then we saw the significance of this project. The development of Miyawaki forest will contribute toward the creation of resistant ecosystem, offering a range benefit to both the environment and the local community. Okay, the using of Miyawaki method, increasing green cover will enhance the overall health and well-being of the citizen living along national highway and improve aesthetic and pleasure commuting. Okay, base of success of the Miyawaki plantation in Delhi NCR, this pattern will be replicated across the country. Okay, this plantation in Delhi NCR, if is success, then then this pattern will be replicated across the country. What is the method of Miyawaki method? We will see. The Miyawaki method involves creating dense native forest by planting as variety of indigenous species close together, named after Japanese botanist Akira Miyawaki. This technique mimics natural forest and encourage rapid growth and biodiversity. What is their key feature? Native species. Focus on planting Focus on planting indigenous trees and shrubs that are suited to the local climate and soil condition. High density trees are planted very closer together, resulting in dense forest. Multi-layer vegetation included a variety of plant species that grow to form different layers, from sub to canopy trees. What is their benefit? Their benefit is first rapid growth. Trees grow up 10 times faster than conventional plantation. High biodiversity.
support a wide range of flora and fauna, enhancing local biodiversity, carbon, carbon sequestration, absorb more than carbon dioxide compared to traditional reforestation method, soil improvement, enrich the soil with organic matter, improving its fertility and water retention capacity. Urban cooling, help in reducing urban heat, Iceland, Iceland effect and improving air quality. Okay, देन हम देखेंगे बायो बिटुमेन. ओके, बायो बिटुमेन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे अभी. एक मिनट, मुझे देखिए कमेंट में देखने दीजिए. स्ट्रीम सही चल रही है? सही चल रही है? मैसेज कीजिए मुझे. ये करंट अफेयर है. आपको फिलहाल में देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि स्टार्टिंग में मियावाकी प्लांटेशन क्या होता है. ठीक है, आपको नहीं पता है. फिर से मैं एक बार वापस चलता हूँ आपको टॉपिक पे. आपको नहीं पता है कि एमएसपी क्या होती है. हम पढ़ाने की अभी फिलहाल में. ठीक है, उसके बाद हम ये जानने हैं कि जो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम क्या होती है. आपको उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि हम जून के करंट अफेयर ले ले, हमारा एक साल का करंट अफेयर आता है. उसी के बाद हमने पढ़ा है जो हमारा मियावाकी. ठीक है, मियावाकी वृक्षारोपण का उपयोग क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट में. ओके, उसी के साथ जो हमारा अभी हम देखने वाले हैं. ठीक है, बायो बिटुमिन क्या होता है. ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे. अभी आप सुनते जाइए. ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी आप सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए, क्योंकि आप अभी आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा इस पीडीएफ को. ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इन टॉपिक्स को, क्योंकि ये आपके लिए नया करंट अफेयर है. ठीक है, आपने इससे पहले कुछ करंट अफेयर देखा नहीं है. ठीक है, तो ये नया है, इसीलिए मैंने आपसे आज एक पोल में पूछा है कि आपको डेली 3 क्लास चाहिए या 2 क्लास चाहिए. मुझे कमेंट कीजिए. ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे आप धीरे धीरे इन करंट अफेयर को पढ़ते जाओगे. ठीक है, आप धीरे धीरे इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाते जाओगे कि ये, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. तो उससे क्या होगा ना, आपको नॉलेज बढ़ेगा. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये करंट अफेयर मुझे पढ़ना है, ये करंट अफेयर मुझे नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो आप मुझे बताओ. ऐसे मैंने टेलीग्राम पे भी पोल लिया है. ठीक है, उस पोल में मुझे बताओ आप, या फिर अभी कमेंट कीजिए इस क्लास में, या फिर अगर जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो देखोगे इसके बाद. ठीक है, वो भी कमेंट करो कि आपको डेली करंट अफेयर की क्लास चाहिए. अगर आप 3 चीजें लिखो. ठीक है, आपको जीएस प्लस सीसैट चाहिए, या जीएस सीसैट और करंट अफेयर की क्लास चाहिए, क्योंकि ये सब आप पे डिपेंड करता है. अगर मैं क्लास भी लूंगा 3, मैं ले लूंगा. ठीक है, लेकिन क्या होगा ना, आपको समझ आएगा या आप 3 क्लास कर पाओगे क्या. ठीक है, ये भी आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो बताइए मुझे, और पोल में भी बताइए. मैं देख रहा हूँ आपकी कमेंट. जी, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, मुझे जानना है. ठीक है, ओके, ठीक है. तो मेरी एक राय सुनिए. जो टेलीग्राम है, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम की. आप वहां भी जाके पोल में कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए कि सर डेली करंट अफेयर की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, कि या वीकली चाहिए. क्योंकि क्या होगा, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी उससे. ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर तभी एक चीजों को ज्यादा वे में अच्छे तरीके से समझा पाएगा कि उससे उसको स्टूडेंट का भी सपोर्ट मिल सके. ठीक है, हाँ, तो आप बताइए मुझे उस तरीके से. तो मैं जो बाकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको भी लेता हूँ अभी. तो हम बायो बिटुमेन के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है. ठीक है, ये चीजें आपके लिए नहीं होगी. आपने अभी तक जो ये बायो बिटुमेन है ना, अभी आप इंटरेस्टिंग फैक्टर को जानोगे इसी में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या हुआ ना, हाल ही में केंद्रीय सड़क अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, जिसे हम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के साथ मिलकर बायो बिटुमेन का प्रयोग करके 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है. ठीक है, जो बायो बिटुमेन है उसका प्रयोग करके 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया. अभी तक आपने सुना है कि सीमेंट रोड होते हैं और डामर की रोड होती है. ठीक है, अब ये बायो बिटुमेन क्या चीज होती है हम उसके बारे में जानेंगे. यह परियोजना भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा
वित्त पोषित होती है। ठीक है, इस परियोजना को कौन वित्त देता है? ठीक है, जो भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है वो वित्त देता है। ठीक है, वर्तमान में भारत ने अपनी वार्षिक बिटुमेन आवश्यकता का लगभग आधा आधा हिस्सा आयात करता है। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन सही चल रही है, कट रही है? सही चल रही है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, रुकिएगा। सॉरी यार, एक मिनट रुकिएगा, स्लाइड कट रही है। ओके, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी को सही से? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या हुआ है ना, जो बायो बिट्यूमेन है उसका उपयोग करके 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यह परियोजना भारत का जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उसके द्वारा वित्त पोषित होती है। वर्तमान में भारत ने अपनी वार्षिक बिटुमेन आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा आय भारत बिटुमेन आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने 3.2 मिलियन टन बिटुमेन का आयात किया था, जबकि भारत में स्थानीय स्तर पर 5.24 मिलियन, ओके, 5.24 मिलियन टन बिटुमेन का उत्पाद किया गया था। देखिए, जितना आयात हम बाहर से करते हैं ना, उससे ज्यादा हमारा भारत में स्थानीय स्तर पर बिटुमेन उत्पाद किया जाता है। ठीक है, इस परियोजना के जरिए, एक मिनट, हम्म, देखिए, इस परियोजना के जरिए क्या होता है ना, इसका लक्ष्य इस परियोजना के जरिए सरकार का लक्ष्य आगामी दशक में बिटुमेन के आयात को बिटुमेन बायो बिटुमेन से प्रतिस्थापित करता है। सरकार सड़क निर्माण के लिए विभिन्न विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनमें पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थ तथा शीरा यानी मोसेस मोलेसेस में शामिल है। आपको नहीं पता होगा ये योग्य अपशिष्ट पदार्थ और शीरा। ठीक है, ये ये पदार्थ क्या होते हैं? ठीक है, ये हम देखेंगे बाद में। इसी के साथ इस परियोजना का महत्व क्या है? ये पहला व्यापक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पाद करने हेतु निजी संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण और हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में किया जाएगा। जिस फसल में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत होने के साथ साथ भारत को बायो बिटुमेन के उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने की संभावना है। ओके, यह हमेशा से बनी रहने वाली पराली जलाने की समस्या का समाधान प्रदान करता है। यह आपने सुना होगा कि पंजाब हरियाणा साइड में हर साल पराली जलाई जाती है। ठीक है, उसका समस्या का समाधान ये बायो बिटुमेन पद्धति करेगी। ओके, अब हम जानेंगे कि ये बायो बिटुमेन पद्धति क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे बायो बिटुमेन क्या है। देखिए, यह एक चिपचिपा पदार्थ है जिसे कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग पक्की सड़क की सतहों को एक दूसरे से बांधने के लिए किया जाता है। यूरोबिट्यूम के अनुसार प्रति वर्ष यूरोपीय संघ लगभग 15 मिलियन टन बिटुमेन का उत्पाद करता है। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये लगभग 15 टन बिटुमेन का उत्पाद करता है। सड़क निर्माण, एक मिनट, ओके सॉरी, स्क्रीन कट रही है ना बार बार, इस वजह से। आपको सही दिख रही है स्क्रीन? कमेंट कीजिए तो एक बार। ओके, दिख रही है, सॉरी। ठीक है, यह एक बायोबिटिमेन क्या है? यह एक चिपचिपा पदार्थ है जिसे कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग पक्की सड़क की सतह को एक दूसरे से बांधने के लिए किया जाता है। यूरोब्यूटियम के अनुसार प्रति वर्ष यूरोपीय संघ लगभग 15 मिलियन टन बिटुमेन का उत्पाद करता है। सड़क निर्माण के लिए बिटुमन सड़क निर्माण के लिए चिपचिपे बिटुमन को पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, रेत और बजरी के समुच्चयों के साथ मिलकर डांबर में बनाया जाता है, जो सड़क बनाने वाले सभी को एक साथ बांध कर रखता है। सड़क निर्माण और अन्य कृत्रिम क्षेत्रों में
क्षेत्रों के लिए डांबर बांधने वाले पदार्थों के रूप में उपयोग की जाने वाली ये एक महत्वपूर्ण सामग्री है। बिटुमेन एक टिकाऊ निर्माण सामग्री है जिसके उपयोग कार्यात्मक अवधि के दौरान पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है तथा डामर बाइडर के रूप में यह पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य है। ओके, उसी के साथ हम जानेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कि व्हाट इज बायोबिटिमेन एंड व्हाट इज देयर इफेक्ट एंड व्हाई दे आर इन न्यूज। ओके, recently Central Road Research Institute collaborated with the Indian Institute of Petroleum Dehradun to construct a 1 kilometer road stretch using biobitumen. More on the news. This project is funded by Ministry of Road Transport and Highway India. Okay. Currently, India import approximately half of its annual bitumen requirement. In the last fiscal year, India imported 3.21 million ton bitumen, while indigenous bitumen production stood of 5.24 million ton. The government aimed to replace import bitumen with bitumen over the next decade. The government is focusing on various alternatives for road construction, including recycled waste material and malbas. Okay, what is the significance of this project? Okay, the project proved the way for the commercialization and transfer of the technology to private entities and entities or public sector enterprises for the mass production of biobitumen, which will be utilized in the construction of national highways. This initiative is expected to the result in the significant foreign exchange saving and make India self-sufficient in biobitumen production. It provides a solution to the persistent problem of stubble burning. What is biobitumen? Okay, it is a viscous sticky substance. What is biobitumen? It is viscous sticky substance extract from crude oil and is used to bind off surface and pave roads. According Eurobitume, every year to European Union produce around 15 million ton of bitumen. Okay, for road construction, sticky bitumen is mixed with aggregated such as जो क्रक्स रॉक्स होती है, ओके, क्रक्स रॉक सैंड एंड ग्रेवल फॉर क्रिएट एस्पेक्ट विच ब्लाइंड इट ऑल टुगेदर टू बिल्ड अ रोड. ओके, 1 minute, screen is very less. Okay, this is not cutting. For road construction, sticky, okay, that will I will tell you. Okay, it is important material used an asphalt blinder for road construction and other paved areas. Bitumen is sustainable construction material, has a minimal environmental impact during its use services phase, and as a asphalt blinder is entire reasonable, okay, reusable, sorry. देन हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस के बारे में. पोस्ट ऑफिस क्यों न्यूज में जो हमारा डाकघर अधिनियम 2013 18 जून 2024 से लागू हुआ है. ठीक है, इससे संबंधित जानकारी हम पढ़ेंगे अभी. जो डाकघर विधेयक है 2023 को 10/8/2023 को राज्यसभा में पेश किया था. जो हमारा डाकघर विधेयक है 2023 को 10/8/2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था और 4/12/2023 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है. ठीक है, इस विधेयक पर लोकसभा द्वारा 13/12/2023 को विचार किया गया था तथा 18/12/2023 को पारित किया गया. इस पर 24 दिसंबर 2023 को भारत के ग्रामीण राष्ट्रपति सॉरी सॉरी मेरी जीभ लड़खड़ा गई है. इस पर 24 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. ओके, इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या है? यह अधिनियम में भारतीय डाकघर अधिनियम 1989 को प्रतिस्थापित करता है. ठीक है, यह अधिनियम जो है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करता है. ओके, ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है बोलने में कंटिन्यू. ठीक है, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट के साथ बात करते रहता हूँ. मुझे पता है आप भी आपके भी साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू बोलना थोड़ा ये हो जाता है. अगर
जीभ थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो उसके लिए माफ कीजिए। ओके। यह अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करता है। यह केंद्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम भारतीय डाक को नियंत्रित करता है। यह भारतीय डाक विभाग का नेतृत्व महानिर्देशक डाक सेवा को देता है। यह उन सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सरकार राज्य की सुरक्षा ओके सरकार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित विशिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी वस्तु को रोक सकती है। इस अधिनियम के नियमों के तहत निर्धारित किसी दायित्व को छोड़कर भारतीय डाक अपनी सेवाओं के संबंध में किसी दायित्व के लिए जिम्मेदार कारक नहीं होगा। ओके। सी अधिनियम की धारा 9 केंद्र को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य कानूनों के उल्लंघन के संबंधों में किसी भी अधिकारों को किसी भी विषय वस्तु की जांच करने, खोलने या रोकने का अधिकार देती है। यह डाकघर अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित सभी दंडों और अपराधों को हटा देता है। इसने डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 4 प्रावधानों को हटा दिया है। ओके। जो केंद्र को सभी पत्रों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक द्वारा भेजने का विशेषाधिकार देता था। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवा और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम भारत में डाकघर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। ठीक है। जो वर्तमान में केवल डाक वितरण से परे कई सेवाएं प्रदान करने से संबंधित भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्राथमिक चिंता थी। इसके महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है? इस अधिनियम ने भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली वस्तुओं के अवरोधन के लिए प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। सुरक्षा उपायों के अभाव से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की निजता के अधिकार के उल्लंघन होने की संभावना है। यह अधिनियम भारतीय डाक जैसे सरकारी उद्यम पर स्वाभाविक रूप से पड़ने वाली उत्तरदायित्व के बोझ को समाप्त कर देता है या कम कर देती है। ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं आप सिर्फ सुनिए। ठीक है। इसके बाद जब मैं पीडीएफ दूंगा आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं बता सकता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ना आपका काम है, बताना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। अगर कुछ चीजें नहीं समझती है तो आप मुझे पूछिए कि सर ये चीजें हमें नहीं समझ रही है, हमें एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। लेकिन इन चीजों में एक्सप्लेन करने लायक उतना कुछ है नहीं। बस यही है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था उसे लागू कर दिया गया 18 जून 2024 से। ठीक है। उसकी विशेषता क्या उसके बारे में बता दिया गया है। इन चीजों को आपको एक बार पढ़ना होगा। ठीक है। आप नहीं समझ रहा है क्लास एक बार फिर से कर लीजिए आपको, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट फर्स्ट बार आप सुन रहे हो इन चीजों को बारे में। ठीक है। ये एक्ट क्या होते हैं, लॉ क्या होता है, ठीक है, परियोजनाएं क्या होती है, आपने इससे पहले इन चीजों के बारे में उतना सुना नहीं है। ठीक है। एक मिनट। ओके सॉरी। आपने इन चीजों के बारे में उतना कैसे सुना नहीं है, तो आपके लिए सब ना है, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा, क्लास फिर से दोहराइए अगर नहीं समझता है तो। ठीक है। और जिस टॉपिक पे आपको ये चीजें नहीं समझी तो मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये टॉपिक नहीं समझा है, हमें एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस टेक्स्ट में। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लीजिए। ठीक है। आप पहले दो से अगर एक बार पढ़िए, नहीं समझता है दूसरे दूसरे बार पढ़िए, उसके बाद अगर नहीं समझता है तो मुझे पूछिए। ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे अभी, कि हम इंग्लिश मीडियम वालों बच्चे को मैं बता देता हूँ। पोस्ट ऑफिस The Post Office Act 2023 come into force with effect from 18 June 2024. Why their news? The Post Bill the Post Office Bill 2023 was introduced in Rajya Sabha on 10/8/2023 and was passed in Rajya Sabha on 4/12/2023. The bill was thus considered and passed by Lok Sabha on 13/12/2023 and 18/12/2023. Okay. It received
the assents the assent of the honorable president honorable 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 president of India on 24 December 2023 and was published in the Gazette of India by the Ministry of Law and Justice, Legislative Department for general information. What is the key highlight of this act? The act replaced the Indian Post Office Act 1898. It regulates the Indian Post, the departmental undertaking of the central government. The Director General of Postal Service will be appointed to head of India Post. He will have the power to make regulation on various matters, including traffic of services and supply of postage stamp. The government may intercept an article transmitted through India Post on specified ground, including security of the state and public order. India Post will not incur any liability about its service. Expect any liability prescribed through rules. Section 9 Act allows the center to empower any officer to intercept, open or detain any item it in the interest to state security, friendly relation with foreign state, public order, emergency, public safety of infringement for the infringement of the other law. Okay. What is their key issue? The act does not specify procedure safeguard for interception on article transmitted through India Post. Lack of safeguard may be violent freedom of speech and expression and right to privacy of individual. The act eliminated or reduced the burden of accountability that should naturally accompany of government enterprise like Indian Post. Okay, दिस इज अवर करंट अफेयर. ओके, तो यहाँ तक आज के हमारे टॉपिक थे. हमने किन किन टॉपिक को आज कवर किया हम उसके बारे में जानेंगे. ओके, आई विल शेयर दिस स्लाइड आफ्टर द क्लास. वेट, स्लाइड कट रही है, सॉरी. ओके 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 ओके, टुडे आई विल एक्सप्लेन सच. वेट 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 वेट. ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा है. सबसे पहले हमने एमएसपी के बारे में देखा है. एमएसपी क्या होती है, किन किन फसलों पर हमें एमएसपी मिलती है. 14 खरीफ फसलों के लिए जो एमएसपी लाएगी उसमें वृद्धि का मंजूरी दी गई, इस बारे में हमने पढ़ा है. ठीक है, ये नोट्स मैं अभी सेंड करूंगा आपको. आपको पढ़ना है क्लास के बाद या फिर कल भी. क्लास के बाद 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद कल सुबह एक बार पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, आप तभी समझ में आएगी. उसके बाद हमने क्या पढ़ा है. उसके बाद हमने पढ़ा है जो हमारी नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम को मंजूरी दी गई, उस बारे में पढ़ा है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है. उसके बाद हमने पढ़ा है जो हमारा एनएच है, जो जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके रोड के साइड में जो हमारा मियावाकी वृक्षारोपण है. ठीक है, मियावाकी वृक्षारोपण है, उसका उपयोग करके राजमार्गों के किनारों को हरित किया जा रहा है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है. उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा है बायोबिटुमेन क्या होता है, उसका उपयोग किस तरीके से होता है. ठीक है, उसके बाद हमने जो पोस्ट एक्ट है उसके बारे में पढ़ा है, जो अभी 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 लागू हुआ है. ठीक है, इन सब चीजों को हमने देखा है. तो आप इन चीजों को पढ़ो. आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछो एक बार, लेकिन उससे पहले आपको 3 से 4 बार इन चीजों को पढ़ना होगा. ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्लास में आ गए आपको हर चीजें अंडरस्टैंडिंग में जाएगी. क्लास इसीलिए है कि आपको इन चीजों के बारे में पता चले कि आपको क्या पढ़ना है और आपकी इन चीजों के बारे में धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो. ठीक है, मैंने आधे से ज्यादा टॉपिक की कंसेप्ट क्लियर कर दिए, अच्छी तरीके से आपको समझा भी दिया है. ठीक है, ये नोट्स जो मैं दूंगा दूंगा आपको अभी, ये बेस्ट बेस्ट नोट, एक मिनट सर, बेस्ट नोट्स है. सॉरी, गला सूख जाता है. ठीक है, ये जो टॉपिक है मैंने बहुत अच्छी जगह से सर्च करके इन टॉपिक को मैंने चूज किया है, क्योंकि आपको एक बेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है मुझे प्री और मेंस के लिए. ठीक है, इसमें से प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से मेन के भी क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, आपको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानना जरूरी है कि
आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको सिलेबस भी देखना होगा, ठीक है। मुझे एक बार बताइए कि बच्चों आप सिलेबस पढ़ रहे हो डेली 15 मिनट? कमेंट में कीजिए जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूँ। ओके, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके, जी जी जी, ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप क्लास के एंड में आ रहे हो, ठीक है। देखिए कैसा है, अगर आप खुद से उन क्लास को नहीं करोगे, सॉरी, उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे, सिलेबस को, ठीक है, अगर, तो आपको उन चीजों को समझ में मुश्किल जाएगी, ठीक है। जैसे कल मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, जैसे कल मैंने आपको ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाया आपको, ठीक है। अगर आप उस पोर्शन को रिवाइज करते हो ना डेली, ठीक है, तो जिस दिन मैं ज्योग्राफी का क्लास एंड करूंगा ना, जिस दिन मैं ज्योग्राफी का क्लास एंड करूंगा, उस दिन आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस 1 घंटा निकाल के आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही करना होता है क्रिप्स नोट्स निकाल के, कि अगर थोड़ा सा पढ़ा है हमने, एग्जाम आ रही है, एग्जाम के पहले 1 घंटा है, 15 मिनट है, सेंटर पे पहुंच गए, 10 मिनट है, एक बार और लुक कर लिया, क्या पता जो आपने पढ़ा उसी में से 15 क्वेश्चन आ गए मैप के। ऐसा होता है क्योंकि इस बार के पेपर में हुआ है, ठीक है। तो आपको किसी चीज को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो आप सिलेबस पढ़े, मैं जो बता रहा हूं उसको डेली रिवाइज करें, क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहा हूं, ठीक है। जो जो बच्चा खुद से निकाल रहा है उसको टाइम लगेगा, मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास 1 साल या अगर 1.5 साल भी होगा तो आप डेली इन चीजों को पढ़ते जाइए। आज पढ़ा है, एक वीक में पढ़िए, फिर 1 महीने बाद पढ़िए, 6 महीने बाद पढ़िए, इन चीजों को रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। और सभी बच्चों से एक निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी एटलस ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास एटलस होगी, सॉरी, उधर क्या होगा ना, आपके पास एटलस होगी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा, आप धीरे धीरे उस चीजों का नॉलेज लेते जाएंगे, ठीक है। तो आप इन चीजों पे फोकस करें कि आपको बुक्स लेनी है, मतलब पूरी बुक्स नहीं लेनी है, ठीक है। कल संडे है, कल मैं पीडीएफ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी डालने वाला हूँ क्लास 6 की, ठीक है। आप उसको भी रीड करना चालू कीजिए धीरे धीरे, ठीक है। मैप को भी देखिए, आज जो बताया मैंने उसको भी देखिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर आप इस क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कीजिए और डेली रिवाइज कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ क्लास करना है आपको, ठीक है। तो अभी चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही था। अगर कोई करंट इंपॉर्टेंट करंट होता है या इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा या फिर मैं उसके ऊपर क्लास ले लूंगा। ये इस वीक का था, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपको रेगुलर बेसिस पे भी करंट अफेयर चाहिए क्या, उस हिसाब से मैं फिर आपको रेगुलर रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हमारा सीसैट है, मैं आज शेड्यूल बता देता हूँ आपको। हमारा जो सीसैट है, ठीक है, वो हमारा 1 तारीख से चालू हो जाएगा, ओके, रेगुलर बेसिस पे। फिलहाल हमारी अभी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, और अगर आप कहोगे तो फिर हम डेली बेसिस पे हमारी एक करंट अफेयर की क्लास चालू कर देंगे। लेकिन जो सीसैट की क्लास होगी, तो वो हमारी 1 जनवरी, सॉरी, 1 तारीख से स्टार्ट होगी। तब तक आप जो बेसिक बेसिक है, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जो या फिर जो हमारा बेसिक होता है कि प्राइम नंबर, इन चीजों को याद कीजिए। अगर आप भूल गए होंगे तो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये याद रखिए अगर भूल गए होंगे तो, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स आपको आना जरूरी है। अगर मैं बताऊंगा आपको, अगर बस आपको 2 into 2 4 ये आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको तो, क्योंकि बेसिक चीजों से भी क्वेश्चन आता है। 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। आप 5 के 10 के स्क्वायर तक कीजिए, या फिर 20 के स्क्वायर तक अगर आपको पॉसिबल होगा तो कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको पहले बताते जा रहा हूँ। शेड्यूल में प्रॉपर शेड्यूल दूंगा आपको कि किस टाइम पे कौन सी क्लास चलेगी, ठीक है। तो ये आपको शेड्यूल आपको जल्दी आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर कोई आपको क्वेरीज है इस क्लास के बारे में, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें। बुक लिस्ट, ओके, बुक लिस्ट के लिए आप मेरी पिछली क्लास देख लीजिए, ठीक है। मैंने 3 क्लास ली हुई है, सॉरी 4 क्लास ली हुई इससे पहले। आप उन क्लासेस को कवर कीजिए अगर आप नए हो अभी, ठीक है। क्योंकि उन क्लास से ना आपका एक बेस बनेगा, क्योंकि इस क्लास में आने से पहले आपको बेसिक
बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके से क्लास कवर करनी होती है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी होती है, किस तरीके से क्लास कवर करना होता है। ठीक है, तो उस क्लास को आप कीजिए। पिछले बार की जो 3 क्लास है हमारी, हमारी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप उन क्लास को कीजिए, उसी के बाद आगे के क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो जय हिंद। इसी के साथ मैं अभी क्लास समाप्त करता हूँ। यही इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। अगर कोई होता है तो डिस्कशन ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, जय हिंद।